हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी का थीम 4, जिसका टाइटल है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट। इसका टाइम पीरियड भी 600 BCE से लेके 600 CE तक का है। अभी तक हमने जितने चैप्टर्स कवर किए सारे का टाइम पीरियड सेम था, 600 BCE से लेके 600 CE तक। अभी तक हम देख चुके हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर सोशल डेवलपमेंट कैसा हुआ, इस टाइम पीरियड पे सोसाइटी कैसी थी, कल्चरल जो डेवलपमेंट हुआ, जो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ, सोसाइटी के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, ऑर्डिनरी पीपल के बारे में, किंगशिप, कास्ट, इन सारी चीजों के बारे में हमने रीड किया, हमने पढ़ा इस टाइम पीरियड के बीच में जो कुछ भी जैसा था। अब हम देखते हैं इस टाइम पीरियड के बीच में थिंकिंग क्या थी लोगों की, बिलीफ क्या थे, वो सारी चीजें कैसे डेवलप्ड हुई। इस टाइम पीरियड पे आपने देखा होगा बहुत सारे जो है आइडियाज डेवलप्ड हुए, बहुत सारे नए नए आइडियाज डेवलप हुए, बिलीफ्स डेवलप्ड हुए, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सारी चीजें। तो वो सारी चीजें कैसे डेवलप हुई, उनको कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया, कैसे उन सब चीजों के बारे में जाना गया, क्या डिफरेंट आइडियाज थे, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो मेनली हम देखेंगे कि इस चैप्टर को किस तरीके से, मतलब कि हमारे हिस्टोरियंस ने उस टाइम पीरियड को कैसे कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, कैसे उसको रिकंस्ट्रक्ट किया, कैसे उसको कंपाइल किया। वो ओरल फॉर्म में था, ठीक है। जो बुद्धिज्म था वो भी बुद्धा ने जो है वो तो ओरली उन्होंने सारी चीजें बता दी थी, उसके बाद उनके डिसाइपल ने उसको रिटन फॉर्म में कंस्ट्रक्ट किया, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। तो वो सारी चीजें कैसे हुई, उस समय के जो आर्ट थे, आर्किटेक्चर थे, स्कल्पचर थे, वो सारी चीजें क्या एक्सप्रेस करती हैं, उन सबको रीड करना, कैसे रीड किया गया, कैसे उनको समझा गया, क्या उसको रिटन फॉर्म में कैसे ले आया गया, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो हिस्टोरियन का जो मेन सोर्स था इस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का, वो आप इससे पहले भी देख चुके हैं, इंस्क्रिप्शंस जो थे, मॉन्यूमेंट्स, ये सारी चीजें थी। लेकिन जो थिंकर्स और बिलीव्स, इन सब चीजों के बारे में जो कंस्ट्रक्ट किया गया वो मेनली था बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे, जो जैन टेक्स्ट, ठीक है, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे, ठीक है। इन सारी चीजों से इस टाइम पीरियड का जो थिंकिंग थी, बिलीफ था, कैसे उन सब का डेवलपमेंट हुआ, वो सारी चीजें हमें पता चलती हैं। और पता चलती है हमें मॉन्यूमेंट्स से, उस टाइम पीरियड पे जो मॉन्यूमेंट्स जो है किंग्स या जो है उनके डिसाइपल्स हो गए बुद्धा के, जैन के, तो वो लोग जो बनवा के गए हैं, उन जो है मॉन्यूमेंट्स से किस टाइप से, किस प्रकार से चीजें कंस्ट्रक्ट की गई हैं, ठीक है, उनके इंस्क्रिप्शन से कैसे चीजें कंस्ट्रक्ट की गई हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे इसमें कि इन सब चीजों से हिस्टोरियंस ने इन सब का यूज करके हिस्ट्री को किस टाइप से रिकंस्ट्रक्ट किया है। तो ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उन सब में भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है, वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल मॉन्यूमेंट्स, जो कि बहुत अच्छी तरीके से प्रिजर्व्ड करके अभी तक रखा गया है, वो है स्तूप, ठीक है, सांची का स्तूप। सांची के स्तूप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग होंगे जो घूमने भी गए होंगे उस जगह को देखने भी गए होंगे। तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा फोकस दिया गया है सांची के स्तूप के बारे में। सांची का स्तूप मेनली बुद्धिज्म के बारे में है, तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा फोकस दिया गया है बुद्धिज्म यानी कि सांची के स्तूप के बारे में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सांची का स्तूप, मतलब ग्लिम्स ऑफ सांची है क्या सांची में। तो जो सांची का स्तूप है मेनली 19th सेंचुरी में था, ठीक है। 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि इसको खोजा गया, यानी जो डिस्कवर्ड हुआ सांची का स्तूप, ये 19th सेंचुरी में हुआ। तो ये मेनली ये एक बहुत ही एंशियंट बिल्डिंग है, ठीक है। और ये कहाँ है, भोपाल में एक सांची कानखेरा नामक गांव है, वहां पे है ये जो है एंशियंट बिल्डिंग जो है सांची की स्तूप जो है वो वहां पे है। तो इसको सबसे पहले देखा किसने था, इसको सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है देखा था। वो वहां पे काफी टाइम तक रुके, उसको एग्जामिन किया, उसमें जो चीजें लिखी हुई थी उसमें काफी ड्राइंग बनी हुई है, उसको समझना, डिसाइफर्ड करना वहां की इंस्क्रिप्शंस को, ये सारा काम सबसे पहले ये इन्वेस्टिगेशन जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, ठीक
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में जब इसको फिर से देखा गया, जब इसको डिस्कवर्ड किया गया, इसको मिला जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को, तो उसमें क्या बहुत सारे यूरोपियन, उनके अलावा भी बहुत सारे यूरोपियन सब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे सांची के स्तूप में। इनफैक्ट मतलब जो फ्रेंच थे उस समय, भाई इंडिया में काफी लोग थे, फ्रेंच थे, डच थे, पुर्तगीज थे, यूरोपियंस थे, ब्रिटिश थे, सारे लोग थे, ठीक है, आना जाना सबका लगा था। तो जो फ्रेंच थे उन्होंने मतलब कि उसको क्या किया कि उन्होंने शाहजहां बेगम की परमिशन लेके इसको वो ले जाना चाहते थे। उसका जो ईस्टर्न गेटवे, सांची के स्तूप में मेनली 4 गेटवे हैं, ठीक है, तो उसका जो ईस्टर्न गेटवे है वो सबसे पहले मतलब मिला था। तो वो ईस्टर्न गेटवे को ले जाना चाहते थे और अपने यहाँ प्रिजर्व करके वो फ्रांस के म्यूजियम में उसको रखना चाहते थे, ठीक। वो मतलब कि ईस्टर्न गेटवे को ले जाके वो फ्रांस के म्यूजियम में रखना चाहते थे उसको, ठीक है। और जो कुछ इंग्लिश थे, यानी कि कुछ जो यूरोपियंस थे, वो भी सेम चाहते थे, वो भी चाहते थे कि वो उस गेटवे को ले जाके अपने यहाँ के म्यूजियम में रखें। लेकिन फाइनली जो शाहजहां बेगम थी, यानी कि उस समय पे जो भोपाल की रूलर थी, वो इन दोनों की बात से सहमत नहीं हुई और उन्होंने डिनाई कर दिया ले जाने से। और फिर वो दोनों फाइनली इसकी कॉपी बना के अपने म्यूजियम में रखने के लिए एग्री हो गए। तो फाइनली क्या हुआ, उन दोनों ने, फ्रेंच ने और यूरोपियंस ने प्लास्टर कास्ट की कॉपीज तैयार की और उसको उन्होंने अपने म्यूजियम में रख लिया, ठीक है, सेम टू सेम जैसा कि ईस्टर्न गेटवे है सांची का, उस टाइप का। और जो ओरिजिनल गेटवे था उसको साइट पे ही पड़ा रहने दिया, ठीक है, वो कहीं नहीं हटा। और जो था उनकी जो इच्छा थी, उन्होंने भाई उसका कॉपी बना के अपने यहाँ पे अपने म्यूजियम में उन्होंने रख लिया। उसके बाद फिर हम देखते हैं जो शाहजहां बेगम थी, ठीक है, वहां की रूलर, भोपाल की रूलर, उन्होंने इसके मतलब प्रिजर्वेशन में बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया सांची के स्तूप के प्रिजर्वेशन में। इन्होंने ही नहीं, इनकी जो सक्सेसर थी सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने भी बहुत ज्यादा फंड प्रोवाइड किया इस चीज को प्रिजर्व करके रखने में, इसके प्रिजर्वेशन में, सांची के स्तूप में, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हमारे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम डेडिकेट किया सांची को, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि जॉन मार्शल ने ऐसा क्या किया। जॉन मार्शल ने पूरी बुक लिखी सांची पे, पूरा एक वॉल्यूम तैयार कराया सांची पे, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे शाहजहां बेगम ने क्या किया। जो शाहजहां बेगम थी उन्होंने फंड प्रोवाइड किया, उन्होंने वहां पे म्यूजियम बनवाया सांची के पास में ही, ठीक है। जॉन मार्शल उस पे रिसर्च कर रहे थे, वहां पे उस सांची के बारे में उन्होंने बुक लिखी, वॉल्यूम तैयार किया। तो उनके रुकने, उनके ठहरने के लिए गेस्ट हाउस बनवाया, उसमें सारी व्यवस्था करवाई उनके लिए। इवन जो उस टाइम पीरियड पे जो जरूरत थी उस गेटवे को बचा के रखने के लिए, उसको, उसमें बहुत सारी चीजें मतलब इधर उधर था, उसकी साफ सफाई, उसको और अच्छी तरीके से उसका मेंटेनेंस, वो सारी चीजें, उसका सबका फंडिंग का काम शाहजहां बेगम ने किया। इनफैक्ट इसके बाद जब जॉन मार्शल की बुक कंप्लीट हो गई वॉल्यूम, तो उसको उसके पब्लिकेशन में जो खर्चा आया, जो कुछ भी लगा, वो भी शाहजहां बेगम ने ही किया, यानी वो भी उन्होंने ही दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया उन्होंने, उसके बाद फिर उसको और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, उसको और सर्वाइव्ड बनाने के लिए उन्होंने उसके लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा मतलब वर्क किया, फंड दिया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे फिर कैसे मतलब वो सारी चीजें वो बच पाई। और ये सच बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इतने सारे रेलवे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वहां पे कॉन्ट्रैक्टर्स, इतना उस समय कंस्ट्रक्शन चल रहा था, नई नई चीजें बन रही थी, बिल्डिंग्स बन रहे थे, उन सब की नजर से किसी तरह से बचा के ये मॉन्यूमेंट आप बोल लीजिए, या ये जो है सांची का स्तूप जो था वो बचा था। और ये बुद्धिज्म का एक बहुत ही बड़ा, आप मान सकते हैं कि बुद्धिज्म का या बुद्धिस्ट धर्म जो चल रहा है आजकल, उसका जो है बहुत ही बड़ा एक इंस्क्रिप्शन, एक मॉन्यूमेंट है, जिसके बुद्धिज्म के बारे में इस स्तूप से हमें बहुत कुछ पता चलता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब कि इसमें काफी कुछ लिखा है, बहुत सारी टेस्टिमनीज है इसमें, बहुत सारी चीजें इसमें, ड्राइंग है, फिगर्स बने हैं, तो उससे हमें उस टाइम पीरियड की थिंकिंग के बारे में, बिलीफ के बारे में बहुत अच्छे से पता चलता है।
ठीक है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है, इसको प्रिजर्व करके रख पाना। ठीक है, और इसके साथ ही हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो मॉन्यूमेंट्स है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। यानी कि अगर सांची का स्तूप इतना इम्पोर्टेंट है, बुद्धिज्म के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, या हमारी हिस्ट्री के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, मतलब क्या है इसमें, इस मॉन्यूमेंट्स में ऐसा क्या है। ठीक है, इस माउंट को बनवाया किसने होगा, इस मॉन्यूमेंट्स में क्या कंटेन है, यानी इस जो पूरा है माउंट, ये पूरा जो स्तूप है इसमें है क्या एक्चुअली में। इसके चारों ओर एक स्टोन की रेलिंग है, तो उस रेलिंग का क्या मतलब है। इसके ये जब भी किसी ने तो इसको बनवाया ही होगा, सांची के स्तूप को। एंशियंट टाइम में भी ऐसे अपने आप तो बन नहीं गया है, किसी ने तो पेड किया होगा इसको बनवाने में। तो जिसने भी इसको बनवाया है उसने क्यों इसको बनवाया है, इसके कंस्ट्रक्शन के लिए उसने क्यों पैसे खर्च किए, ये सारी स्टोरी अभी भी मतलब कि ये बहुत ही फैसिनेटिंग चीजें हैं जानने के लिए। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हमें 1 बाय 1 करके यही सारी चीजें पता चलेंगी। हम इस पूरे चैप्टर में यही एक्सप्लोर करेंगे कि इस चीज से बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को कैसे मतलब एक्सप्लोर किया गया मेनली, क्योंकि सांची का स्तूप मेनली बुद्धिज्म के ऊपर ही है। अब हम देखते हैं बैकग्राउंड, सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट, इसकी नेक्स्ट हेडिंग है, सेकेंड हेडिंग। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं सबसे पहले कि मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई जब चल रहा था, तो वो जो है क्या था, वो वर्ल्ड हिस्ट्री का, ना ही इंडिया का बल्कि पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट क्यों था, टर्निंग पॉइंट इसलिए था क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग इंडिया सब जगह नए नए थॉट्स, नई नई थिंकिंग, नए नए थिंकर्स का इमरजेंस हो रहा था। बहुत मतलब कि इंडिया में भी बहुत टाइप की थिंकिंग आ रही थी, बहुत सारे लोगों के विचार नए नए, सब अपने अपने वे ऑफ थिंकिंग पे वर्क कर रहे थे। जैसे कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे, जाराथुस्त्रा जो कि ईरान के इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। कोनजिंग कहाँ पे थे, कोनजी चाइना में थे। सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सब कहाँ के थे, ग्रीस के थे। ये सब उस टाइम पीरियड के मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई के इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं। महावीर, जैन, गौतम बुद्धा, ये सब क्या है, ये सब इंडिया के इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जो कि वर्ल्ड को चेंज करने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आप मान सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। इन्होंने मेनली जो है इनका जो थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग थी, इन्होंने मेनली फोकस किया रिलेशनशिप को, मतलब कि जो हमारे वर्ल्ड में जो मिस्ट्रीज हैं, जो एग्जिस्टेंस है लोगों का, जो रिलेशनशिप है ह्यूमन बीइंग्स और कॉस्मिक ऑर्डर्स, यानी कि जो मतलब कि आप जिसे दूसरी दुनिया बोलते हैं या जिसे आप बोलते हैं ऊपर प्लैनेट की दुनिया जो है, कॉस्मिक ऑर्डर जो है, उन सारी चीजों के बारे में समझने में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ठीक है, उन सारी गुत्थियों को सुलझाने में ये मतलब क्या थी, इनकी जो वे ऑफ थिंकिंग थी वो एकदम अलग थी। ठीक है, उस टाइम पीरियड पे आप इसके पहले के चैप्टर्स में देख चुके हैं कि लाइफ किस तरह से चेंज हो रही थी। ठीक है, तो वो ना ही सिर्फ सोशल और इकोनॉमिक बल्कि मेंटल लेवल पे, थिंकिंग लेवल पे भी लाइफ उस टाइम पीरियड पे बहुत तेजी से चेंज हो रही थी। उसके बाद हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग, द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन पे। उस टाइम पे क्या था मेनली कि जो थॉट ऑफ ट्रेडिशन था उस समय पे वो मेनली प्री एग्जिस्ट था, यानी कि जो वैदिक पीरियड है वो बहुत पुराना है। ठीक है, तो वो जो था थॉट ऑफ ट्रेडिशन था वो प्री एग्जिस्ट था, यानी बहुत पुराना चला आ रहा था। उनका जो रिलीजियस बिलीफ थी, उनकी जो प्रैक्टिसेस थी, सारा कुछ काफी पुराना था। इनफैक्ट वो अर्ली वैदिक पीरियड से ट्रेडिशन से चला आ रहा था। ठीक है, और वो आप उसको जानते होंगे ऋग्वेदा के बारे में। ऋग्वेदा जो कि बहुत पुराना है, इसको कंपाइल किया गया है बिटवीन 1500 to 1000 BCE में। ठीक है, इसको कंपाइल किया गया था। तो
इस टाइम पीरियड से ही उस टाइम क्या मतलब कि एक थॉट ऑफ ट्रेडिशन चला आ रहा था। उस इसमें क्या है मेनली कि ये कंसिस्ट करता है बहुत मतलब कि हाइम्स को, ठीक है, डेआइटीज के हाइम्स को कंसिस्ट करता है। इसमें काफी सारे डेआइटीज के बारे में, स्पेशली अग्नि, इंद्र, सोमा और भी बहुत सारे डेआइटीज के बारे में इसमें लिखा गया है। और जो मेनी ऑफ द डेआइटीज थे वो मेनली सेक्रीफाइसेस के टाइम पे परफॉर्म किए जाते थे, ठीक है। कुछ लोग जो होते थे वो इसको प्रे करते थे अपने कैटल, पुत्र, अपने गुड हेल्थ के लिए, अपनी लॉन्ग लाइफ के लिए, इन सब चीजों के लिए लोग इन हाइम्स को प्रे करते थे, इनको बोलते थे, इन सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करते थे जो भी ऋग्वेदा में लिखा हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि कहीं कहीं पे क्या होता है ऋग्वेदा में, पहले जो है मतलब कि जब स्टार्टिंग में ऋग्वेदा कंपाइल हुआ था, इसको लोग मानना शुरू किए थे, तो स्टार्टिंग में क्या था, लोग इसको कलेक्टिवली परफॉर्म करते थे, यानी जो सेक्रीफाइसेस थी इसमें, जो हाइम्स इसमें लिखे हुए थे उसको लोग कलेक्टिवली परफॉर्म करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसको जो हेड ऑफ द फैमिली होता था, ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली होता था, वो बस परफॉर्म करता था, बाकी लोग क्या होते थे उसको चुपचाप शांति से सुनते थे, ठीक। वो अपनी डोमेस्टिक यूनिट के लिए सिर्फ वही एक इसको वही एक परफॉर्म करता था, वही एक पढ़ता था, बाकी सब सुनते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ मतलब इलेबोरेट सेक्रीफाइसेस भी हुई, जैसे कि राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। इसमें क्या होता था कि जो किंग्स होते थे, चीफ होते थे, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता था विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणास, यानी ब्राह्मणास प्रीस्ट जो होते थे, इनकी हेल्प से जो किंग और चीफ होते थे वो एक इलेबोरेट फॉर्म में राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इन सब रिचुअल्स को क्या करते थे, परफॉर्म करते थे। उसके बाद हम देखते हैं न्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें सिस्टम 1 बाय 1 चल रहा था तो नए क्वेश्चंस अराइज कैसे हुए, ठीक है, चीजें चेंज कैसे हुई, नई थिंकिंग आई कैसे, ये देखते हैं। आप उपनिषद में देखेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्ट हुआ ऋग्वेदा, 4 वेद बहुत पुराने, उसके बाद एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उपनिषद, पुराण, ये सारी चीजें मतलब सब कंपाइल होना धीरे धीरे शुरू हुई। तो आप उपनिषद में बहुत सारे जो कि 6th सेंचुरी BC में, इट मीन्स ऋग्वेदा के तो काफी बाद में मतलब कंस्ट्रक्ट किया गया, कंपाइल किया गया। तो उपनिषद में बहुत सारे आइडियाज आपको मिलेंगे। उसमें आप देखेंगे उपनिषद में कि लोग बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हैं, मीनिंग ऑफ लाइफ को जानने के लिए वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हैं। आप उपनिषद की स्टोरीज को जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको लगेगा, और लोगों को ये जानना है कि क्या आफ्टर डेथ भी कोई लाइफ की पॉसिबिलिटी है, यानी कि क्या आफ्टर डेथ भी लाइफ होती है, या मरने के बाद इंसान का रीबर्थ होता है। और अगर रीबर्थ होता है तो जो हमारा जो पिछला जन्म होता था उसमें जो भी हम पाप पुण्य कर्म जो भी हमारे होते थे, क्या उसका फल हमें अपने रीबर्थ में, यानी कि जब हम फिर से जन्म लेते हैं तो उसका कुछ उसमें फल मिलता है। ये सारी चीजें लोगों को जाननी थी। तो थिंकर्स मेनली इन सब चीजों को एक्सप्रेस करना, इनको जो है समझना, ये बहुत ही मुश्किल होता था। ये सारी चीजें हालांकि आज भी डिबेटेबल हैं, इस पे आज भी अच्छी खासी डिबेट हो सकती है कि क्या रीबर्थ पॉसिबल है, क्या रीबर्थ होता है, रीबर्थ के बाद जो हमारे आज का है, अभी का जो कुछ भी हम कर रहे हैं, इसका पाप पुण्य फल जो भी बोलिए आप, इसका हम जब हम नेक्स्ट टाइम जब हम अगला बर्थ लेंगे, अगला जन्म हमारा होगा, तो ये इन सब सारी चीजें जो भी हम कर रहे हैं इसका इफेक्ट उस पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये इस पे आज भी बहुत लंबी चौड़ी डिबेट होती है। तो ये उस टाइम पीरियड पे भी चल रहा था। तो इन जो नए नए थिंकर्स आए वो मतलब इन सब चीजों को लेके थोड़ा उन्होंने कंसर्न एक्सप्रेस किया, उन्होंने इन सब चीजों को, नेचर को, अल्टीमेट रियलिटी को समझने की कोशिश की, ठीक है। उन्होंने मतलब कि जो वैदिक ट्रेडिशन एक चला आ रहा था, जो एक वैदिक बिलीफ, जो वैदिक थिंकिंग चली आ रही थी इतने पुराने टाइम से, उसको उन्होंने चेंज करना चाहा। वो उसके बाहर जाके उन्होंने थोड़ा सोचना शुरू किया, उन्होंने अल्टीमेट रियलिटी के बारे में सोचना शुरू किया कि व्हाट इज द रियलिटी। उन्होंने जो है सेक्रीफिशियल ट्रेडिशंस को, इन सबको साइड में रख के, ठीक है, लाइफ के बारे में सोचना शुरू किया। अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग, डिबेट्स एंड डिस्कशन पे, ठीक है। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है इससे हमें पता चलता है कि उस समय पे डिबेट्स एंड डिस्कशंस के थ्रू क्या होते थे, अपने डिसाइपल्स या मतलब कि अपने डिसाइपल्स बढ़ाना या लोगों को कन्विंस करना, ये सारा चीजें
की जाती थी। तो जो डिबेट्स एंड डिस्कशंस होता था, मतलब कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें मेंशन किया गया है कि बुद्धिज्म में क्या था, मेनली 64 सेक्ट्स थे। सेक्ट्स या तो फिर आप स्कूल ऑफ थॉट बोलिए, ठीक है, स्कूल्स ऑफ थॉट, 64 सेक्ट या तो फिर स्कूल्स ऑफ थॉट थे, ठीक है। इसमें क्या करते थे, मेनली जो टीचर्स होते थे वो प्लेस टू प्लेस ट्रेवल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और वो ट्राई करते थे एक दूसरे को कन्विंस करने का, ठीक है। एज वेल एज जो ले पर्सन्स होते थे उनको भी कन्विंस करने का ये ट्राई करते थे। हालांकि इनकी जो फिलॉसफी थी और भी जो संसार को या वर्ल्ड को जो समझने का तरीका था उसमें बहुत ही ज्यादा मतलब कि वैलिडिटी थी, या बहुत ही ज्यादा आप बोल लीजिए कि अलग टाइप की इनकी थिंकिंग थी। तो इसीलिए इन्होंने शायद ये तरीका अपनाया था एक दूसरे को डिबेट करके, डिस्कशन करके कन्विंस करने का। तो मेनली वो जो डिबेट होती थी जिस जगह पे, उसको क्या बोले थे, उसको क्या बोला जाता था, उसको कुतगरशाला बोला जाता था। कुतगरशाला जहां पे ये डिबेट होती थी। कुतगरशाला वो होती कहती थी, वो एक पॉइंटेड हट टाइप का होता था, यानी एक हट होती थी जिसपे कि पॉइंटेड रूफ होता था, ठीक है। और जो लोग होते थे, जो मेंडिकेंट्स होते थे, वो ट्रेवल करते थे, वो सारे के सारे वहीं पे रुकते थे और वहीं पे इनका डिस्कशन या डिबेट जो कुछ भी होना होता था वो होता था। तो इसमें मेनली होता क्या था कि अगर एक जो फिलोसफर होता है वो जो है अपने राइवल को सक्सीड कर लेता है, यानी कि वो कन्विंस कर लेता है अपने सामने वाले को, तो जो सामने वाला है यानी कि जो उसका राइवल है वो भी उसका फॉलोअर हो जाएगा और बाद में उसका डिसाइपल हो जाएगा, ठीक है। जो भी जिसको भी कन्विंस कर लेता है अपनी बातों से, अपने डिबेट से, अपने डिस्कशन से, अपने आर्ग्यूमेंट से। तो इसमें जो है क्या होते थे कि बहुत सारे जो है सेक्ट जो होते थे वो पर्टिकुलर सपोर्ट करते थे, एक साथ ग्रो करते थे, श्रिंक करते थे ओवर टाइम, ठीक है। तो उसमें जो बहुत सारे टीचर्स थे इंक्लूडिंग महावीरा एंड बुद्धा, उन लोगों ने क्या किया, जो वेदास की अथॉरिटी थी, यानी कि जो चारों वेद थे और मेनली जो सबसे ज्यादा पावरफुल ऋग्वेदा, उसकी अथॉरिटी को इन्होंने क्वेश्चन किया। इट मीन्स कि ब्राह्मणास की अथॉरिटी को इन्होंने क्वेश्चन किया, ठीक है। इन्होंने सजेस्ट किया कि ऐसा नहीं कि बस वेदास यानी जो ब्राह्मणास हैं उन्हीं का मतलब वो ही एक सही तरीका है, वही एक जो है वे ऑफ थिंकिंग है, इसके अलावा भी चीजें थी। इन्होंने जो है ब्राह्मणिकल जो पोजीशन था उसके कंट्रास्ट जाके इन्होंने काम करना शुरू किया। इन्होंने एक इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस ऑफ थॉट मतलब किया। इन्होंने कास्ट, जेंडर, इन सब के बेसिस पे इन सबको साइड में रख के सिर्फ एक एज अ ह्यूमन बीइंग चीजों को सोचा, इन्होंने अपनी थिंकिंग डेवलप की और लोगों को कन्विंस किया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे, जो कि है बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर, ठीक है। इसमें क्या है, मेनली हमें बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर यानी कि जो वर्ल्डली प्लेजर होता था, जो नॉर्मली लाइफ जीना, ये सारी चीजें, इससे हट के क्या चीजें थी। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं मैसेज ऑफ महावीरा, ठीक है। महावीर, वर्धमान महावीर कौन थे, इनका क्या मैसेज था, ये सारी चीजें। तो जो जैन है इनकी जो बेसिक फिलॉसफी थी वो ऑलरेडी नॉर्थ इंडिया में एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। तो महावर्धमान महावीर के जन्म के पहले ही जो जैन फिलॉसफी थी वो चल रही थी, ठीक है। महावीर, वर्धमान महावीर को जो है 24th तीर्थंकर बोला जाता है अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशंस। यानी कि महावीर जैन के पहले 23 जो और तीर्थंकर थे वो हो चुके थे, वो जैन फिलॉसफी पे काम कर चुके थे। जो मेनली तीर्थंकर का मतलब होता है, जो तीर्थंकर का मतलब होता है वो होता है कि एक पर्सन या कोई भी दोस्त हु गाइड मेन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एक्जिस्टेंस, यानी कि ऑल ओवर जो एक मेन एंड वुमेन को गाइड करता है अपनी लिविंग स्टाइल को लेके या कुछ भी, ठीक है, उसको क्या बोला जाता था, तीर्थंकर बोला जाता था। तो जो महावीर थे इनका बचपन का नाम वर्धमान था और इनका जो है जन्म जो था बर्थ वो लगभग 6th सेंचुरी BCE में हुआ, ठीक है। इन्होंने 23rd तीर्थंकर्स को प्रिसीड किया था, ठीक है। तो इनका एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया था जैनिज्म का
वो ये था कि जो एंटायर वर्ल्ड है वो एनिमेटेड है। इवन स्टोन्स, रॉक्स एंड वाटर हैव लाइफ, यानी कि इन सब में भी जीवन है, आप किसी को हर्ट मत करो। ये होता है जैनिज्म। जैनिज्म फॉलो करना फ्रेंड्स बहुत ही टफ है, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रूल है जैनिज्म में, ठीक है। तो और इनकी एक क्या इंपॉर्टेंट बिलीफ था, इनका क्या आइडिया था कि नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग्स, यानी कि जितनी भी चीजें हैं, स्पेशली ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, ये सब क्या है, ये जैन फिलॉसफी के सेंट्रल्स हैं, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं ये सारी क्या है, नॉन इंजरी, यानी कि इन सबको कभी भी इंजर्ड नहीं करना चाहिए, ठीक। जो भी चीजें लिविंग बीइंग्स हैं, इनफैक्ट इनका तो ये मानना था कि वाटर, स्टोन, रॉक्स, इन सब में भी लाइफ है, तो इन सब को भी किसी भी टाइप का इंजरी हमें नहीं इन सबको भी पहुंचानी चाहिए, ठीक है। और इनका जो एक प्रिंसिपल था, मतलब फैक्ट, इनका जो एक प्रिंसिपल था जिसपे ये सबसे ज्यादा इम्फेसाइज करते थे, वो था अहिंसा, ठीक है। ये प्रिंसिपल, अहिंसा के प्रिंसिपल को ये फॉलो करते थे, यानी कि किसी को मारना नहीं है, इवन इंसेक्ट्स, ठीक है। और ये बिलीफ, इनका ये मानना था कि जो हमारा बर्थ होता है, जो हमारे कर्म होते हैं, वो हमें बर्थ और रीबर्थ का, ये जो बर्थ और रीबर्थ का जो एक मतलब कि आप बोल लीजिए चक्र चल रहा है, यानी जन्म लिए, मर गए, फिर जन्म लिए, फिर जो है मर गए, फिर जन्म लिए, तो ये क्या है कि लोग जो है इस चक्र से, बर्थ रीबर्थ के, उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। क्यों? कर्म की वजह से उनके, ठीक है। वो ऐसा कर्म करते हैं, वो इससे फ्री नहीं हो पाते। और जो लोग इससे फ्री हो जाते हैं उनको पीनेंस, मतलब कि उनको जो होता है एक मोक्ष मिल जाना बोलते हैं, उनको एस्केटिसिज्म बोलते हैं, कि उन्होंने मतलब कि वो योगी हो गए या उनको मोक्ष मिल गया, इन सब चीजों का, ठीक है। जो ये साइकिल ऑफ कर्मा जो होता है, अगर वो उससे फ्री हो जाते हैं तो उनको मोक्ष मिल जाता है, यानी कि वो अब इसके बाद कोई भी जन्म नहीं लेंगे, ठीक। इनका जो मेन 5 ओव्स, यानी कि इनके जो प्रिंसिपल हैं वो आप देख चुके हैं, अहिंसा है। तो इनका जो क्या था, मतलब कि बहुत सारे थे उनको जैनिज्म को फॉलो करने के, बहुत सारी चीजें जो कि इनके टेक्स्ट में मिलती हैं। जो उसमें इम्पोर्टेंट था वो 5 ओव्स थे, यानी कि 5 इनको जो है इनके जो 5 कस्में, वादे, आप जो भी कहिए थे, जो कि जैनिज्म में उन लोगों को फॉलो करना पड़ता था, जो कि जैनिज्म को फॉलो करते थे, वो थे कि टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, यानी आपको किलिंग नहीं करनी है, जो भी लिविंग बीइंग्स है उनको मारना नहीं है, ठीक है। स्टीलिंग नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, एंड लाइंग, एंड झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। और किसी भी ऑब्जर्व को मतलब किसी भी कैलिबेसी को ऑब्जर्व नहीं करना है। टू अब्सटेन फ्रॉम पोजेशन प्रॉपर्टी, यानी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बनाने के पीछे, इन सब चीजों के पीछे नहीं पड़ना है, यानी कि बहुत ज्यादा वर्ल्डली लाइफ आपको नहीं जीनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैनिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ, स्प्रेड ऑफ जैनिज्म क्या हुआ। तो जो जैनिज्म है वो इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में स्प्रेड है, फैला हुआ है, ठीक है। और जो जैनिज्म है इसकी मतलब कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में, वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में जैन स्कॉलर्स ने इसके लिटरेचर को प्रोड्यूस किया है। कुछ इंपॉर्टेंट जो लैंग्वेजेस हैं वो हो गई हमारी प्राकृत हो गई, संस्कृत हो गई, तमिल, इन सारे लैंग्वेजेस में इसको जो है प्रोड्यूस किया गया, इसके लिटरेचर्स लिखे गए हैं। बहुत सारी मनुस्क्रिप्ट्स भी मिलती हैं, ठीक है, जो कि इस सेंचुरीज की, जिसमें कि लाइब्रेरीज में जो कि अभी अटैच्ड हैं, रखी हुई हैं, जो कि जैनिज्म में हैं, यानी कि जैनिज्म के बारे में लिखी गई हैं। और जैनिज्म से रिलेटेड जो है वो बहुत सारे स्टोन स्कल्पचर, मॉन्यूमेंट्स और इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं, जिससे कि हमें जैनिज्म के बारे में पता चलता है। और ये जो जैनिज्म था, इसके जो जैन तीर्थंकर्स थे, इसके जो डिवोटी थे, वो सारे लोग पूरे जो है सब कॉन्टिनेंट में पूरे मतलब कि बहुत सारी साइट्स में फैले हुए थे। उन्होंने जैनिज्म को स्प्रेड करने के लिए ऑलमोस्ट ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट उन्होंने स्प्रेड किया जैनिज्म को। उन्होंने पूरी हर जगह अपनी साइट्स, इंस्क्रिप्शंस छोड़े, सबको कन्विंस किया जैनिज्म के लिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के लेक्चर के साथ कि बुद्धिज्म कैसे आया, स्तूप के बारे में, सांची के स्तूप के बारे में, और भी उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें। तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।